ये जब शेल्टर होम गए और इन्होंने दुआ ज़हरा को देखा, दुआ ज़हरा किस हालत में थी? एक्सपेक्टेशन के भी अगेंस्ट वो लड़की बिल्कुल रेडी थी। मतलब उसको जैसे दारुल अमान वालों ने भी बता दिया था कि वो तुम्हारा फैसला लेकर किसी भी वक्त आ रहे होंगे, भी फिजिकली भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनज़्ज़म पाकिस्तान के साथ मैं हूं मुनज़्ज़म। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अहमद शेर जट साहब। ये वो वकील हैं जिन्होंने कल दुआ ज़हरा केस में एक बहुत बड़ा छक्का मारा। दुआ ज़हरा को लाहौर शेल्टर होम में रखा गया था और कहा यह जा रहा था कि बच्ची को कराची मुंतकिल नहीं किया जाएगा, या फिर बहुत सारी अजीब अजीब बातें हो रही थी, वो आप सबको बेहतर पता है। इनसे जो हम आज बात करने वाले वो बड़ी ख़ास बात है कि ये जब शेल्टर होम गए और इन्होंने दुआ ज़हरा को देखा, दुआ ज़हरा किस हालत में थी, दुआ ज़हरा क्या कह रही थी, दुआ ज़हरा ने क्या बातें की, और कराची पहुंचने तक क्या वो अपने वालिदैन से मिलेगी, क्या ये वो इस चीज़ का इकरार करेगी कि मैं अपने वालिदैन से मिलना चाहती हूँ, ये सारी बातें आज इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले बताइएगा कि इस केस के बारे में हमने आपसे कल बात की है, आपने इस केस के बारे में बताया। जब आप शेल्टर होम गए हैं कल दुआ ज़हरा को रिकवर करने के लिए, क्या सिचुएशन थी, क्या हालात थे वहाँ पे? अच्छा, ऐसे है मुनज़्ज़म भाई कि चूँकि आधा काम तो पहले मुकम्मल हो चुका था। सिंध पुलिस ने बहुत सारी चीज़ों में दारुल अमान को डायरेक्टली बता दिया था। 19 तारीख को जिस दिन ये बच्ची को इन्होंने शिफ्ट किया था दारुल अमान के अंदर, उसी दिन सिंध पुलिस क्योंकि उससे भी पहले सिंध पुलिस की एक टीम यहाँ मौजूद थी। जैसे ही उनको पता चला आपकी हमारी मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए, सब लोगों के ज़रिए, उन्होंने फौरी तौर पर शेल्टर होम से दारुल अमान से रब्ता कर लिया था। लेकिन उसके लिए ज़रा उनको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स दरकार थे, बाकायदा तौर पर मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी थी। इनके साथ उस वक्त तक खातून एहलकार नहीं थी, उसकी इनको ज़रूरत थी। उसके लिए इन्होंने बाकी का जो प्रोसेस था उसको पूरा करने के लिए ये थोड़ा सा टाइम लिया। अब जब हम गए हैं वहाँ पे, मकसद ये था कि जिस तरह आपने देखा अदालतों के अंदर ये लोग अदालतों को गुमराह कर रहे थे, अदालतों में अजीब अजीब किस्म के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ जाफरी नामी वकील इनको मिल गया, वो इसी केस के लिए यूनिफॉर्म पहनता है बाकायदा तौर पर, उसके बेचारा पहले कभी अदालतों में नज़र नहीं आता, और वो शामिल हुआ है जब से इस टोले के साथ ये एक आपकी बरादरी की जो हैं वो खातूनुमा जो हैं उनके साथ जब से ये शामिल हुआ है, तो वो अजीब अजीब से हथकंडे इस्तेमाल कर रहा था। तो उसके लिए फिर ज़ाहिर है जब आपको पता है कि आगे से आपका मुकाबला प्रोफेशनल लोगों से ना हो। सर, बरादरी का वर्ड आपने बोल के ना थोड़ा सा कंफ्यूज मुझे कर दिया है। नहीं, मैं यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि आप यूट्यूबर हैं तो आपकी बरादरी तो वो बनती है। जैसे मैं अपनी बरादरी कह रहा हूँ जाफरी को, तो थोड़ा सा बदनामी थोड़ी सी तो आप भी लें ना। जिस तरह हम बदनामी ले रहे हैं, हमें भी कई लोग फ़ोन करके कहते हैं कि यार हमारे वकीलों में जाफरी कहाँ से आ गया, कि जाफरी भी कोई वकील है, इस तरह करके। क्योंकि पहले उसको कोई जानता नहीं था और ना कोई बेचारे की कोई स्टैंडिंग थी, ना कोई केस था इस तरह का उसके पास, तो अब वो मौका मिला है। अब उसकी वजह से आपने देखा होगा कि कई दफ़ा इनके बड़े बड़े वकील भी अदालतों को गुमराह कर रहे थे, जगह जगह झूठ बोल रहे थे। तो हमें बड़ी एहतियात बरतनी थी कि अदालत से तो हमने फ़ाइट कर लिया। जब दारुल अमान ले जाना था तो वहाँ भी मुझे साथ जाना पड़ा, क्योंकि मैं समझ रहा था कि कोई ना कोई हरकत वहाँ हो सकती है जो कि एक्सपेक्टेड था। लेकिन जब इनको पता चला कि हम आ रहे हैं तो फिर इन्होंने वो हरकत नहीं की। बाकायदा तौर पर ये इसकी कोशिश थी, चूँकि वो उसके पास वकालतनामा था, तो वो जब तक उसकी कस्टडी सिंध पुलिस के पास नहीं जाती तब तक वो मिल सकता था। नहीं, हरकत तो किस टाइप की करना चाह रहे थे? हरकत इसी तरह की कि मौके पे जाके वो कहते जी ठहर जाएं, पहले मैं अपनी क्लाइंट से बात कर रहा हूँ। कोई चीज़ों में रुकावट बनाना, कुछ डिले करना, ये जाके एतराज़ कर देना कि अब ये टाइम हो गया, इस टाइम पे नहीं आप ले सकते, इस टाइम के लिए आप परमिशन लेके आए, इस तरह की हरकतें। तो इसलिए हम दारुल अमान खुद गए, और जाना इसलिए ज़रूरी था कि कोई प्रॉब्लम सिंध पुलिस के ऊपर भी आपने देखा आज तक, उनके ऊपर पहले तक तो मुझे खुद से कोई भरोसा नहीं था कि वो जाते हुए फिर ना कोई 2 नंबरी कर दें। लेकिन बहरहाल कल वाली सिंध पुलिस की टीम की मैं तारीफ़ करता हूँ, चूँकि कुछ चीज़ें थीं जिनकी वजह से यह मामला मंडे ट्यूसडे तक जा सकता था। 2 के प्रोसेस हमने करवाया, लेकिन वो साथ साथ गए क्योंकि उनके बिहाफ पे प्रोसेस होना था। तो सिंध पुलिस की मौजूदगी में हमने वहाँ जाकर ख़ुद कोशिश की कि हमारे सामने वो गाड़ी में बिठाएं, हमारे सामने वो लाहौर की हदूद से कम निकल जाए, बाबू साबू से वो मोटरवे पे चढ़ जाएं। चूँकि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन थी कि बाई एयर लेके जाना है, कुछ को क्या, लेकिन मुझे आइडिया था कि वो बाई रोड ही लेकर जाएंगे, इसीलिए उन्होंने खातून एहलकार को गाड़ी में बिठाया। उन्होंने कोई टिकट्स नहीं ली थी बाई एयर का, कोई भी किसी एयरलाइन की, तो इसलिए हम वहाँ गए। अच्छा, जो वहाँ के हालात थे ना, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोगों की तरह कि वहाँ वो रो पड़ेगी, मैं कराची नहीं जाऊँगी या कुछ ना कुछ करना शुरू कर देगी।
लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी एक्सपेक्टेशन के भी अगेंस्ट वो लड़की बिल्कुल रेडी थी। मतलब उसको जैसे दारुल अमान वालों ने भी बता दिया था कि वो तुम्हारा फैसला लेकर किसी भी वक्त आ रहे होंगे, जैसे ही वो आएंगे तो हमने आपको कागजी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके जो भी मामलात हैं तो हमने आपको रवाना करना है। बिल्कुल वो जैसे बंदा बाकायदा तैयार होता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने के लिए, मेंटली तौर पे कह सकते हैं मेंटली भी फिजिकली भी। मतलब एक बंदा अच्छे कपड़े आपको पहनना। आपकी शक्ल से आइडिया हो जाता है कि आप नहा धो के तैयार बैठे हैं कहीं जाने के लिए, तो वो इस तरह के हालात थे। तो वो उन्होंने अब जैसे ही, चूंकि इसका प्रोसीजर ये होता है कि सिंध पुलिस के पास इजाज़तनामा तो है, लेकिन सिंध आपके पंजाब के अंदर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक पंजाब की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी साथ ना हो। तो वहाँ थाना नवाकोट लगता था, थाना नवाकोट का SHO अदनान था, उनको बुलाया गया। वो अपनी बाकायदा कुछ फोर्स के साथ आए, कुछ डॉल्फिन के बाइक्स थे, वो लोग आए। उन्होंने कोई तकरीबन 2-4 मिनट के लिए, आपको पता है ये न्याजी अड्डे के बिल्कुल करीब है, सिटी अड्डे के करीब, तो उन्होंने इधर से भी ट्रैफिक रोकी, इधर से भी रोकी। अब उनकी ख्वाहिश थी कि जल्दी से निकाला जाए। गेट खोल के उन्होंने गाड़ी अंदर खड़ी की। वहाँ मतलब वो सब कुछ हमारे सामने रहा है, बिल्कुल हम सिंध पुलिस के साथ मौजूद हैं। वो बल्कि हमारे पास एक फुटेज भी है, हम आपसे शेयर कर देंगे। वो बाकायदा जाते हुए भी मुझसे वो सिंध पुलिस वाले शुक्रिया अदा करके कि आप अब हम जा रहे हैं, वो अल्लाह हाफ़िज़ करके जा रहे हैं। हमने भी उनको अल्लाह के हवाले किया कि फिर भेजा है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा है, मतलब ये देखिए जब इस तरह की सूरत होती है ना तो मुलज़िमों को भी चढ़ाना पड़ता है गाड़ी पे। वो बिल्कुल खुद ही आराम से गाड़ी पे चढ़ी है, बैठी है, कोई जबरदस्ती उसने की, कोई आंसू नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसको कन्विंस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। वहाँ पे उठ के बैठी है गाड़ी में, वो खातून उसके साथ बैठी है, बाकी लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं, अगली सीट पे 3 लोग बैठे हैं, और अंदर से ही उन्होंने गाड़ी स्पीड से निकाली है। सिर्फ उन्होंने स्लो किया हमसे दुआ सलाम करने के लिए कि जी हम जा रहे हैं अब। मैंने कहा जी शुक्रिया, आप जा रहे हैं, अब जाएं। वो इस तरह करके उन्होंने फिर मुड़ा और स्पीड से, क्योंकि रोड उनके लिए थोड़ी देर भी ट्रैफिक रोकी, आपको पता है वो क्लियर हो जाता है फ़ौरन, तो फौरी तौर पर उनको रवाना कर दिया गया। तो ये इस चीज़ का सबूत हुआ आपको वो तस्वीर भी जो अभी आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें बच्ची खुश होकर GT रोड पे कहीं वो शायद रुके हैं, कुछ खाने के लिए रुके हैं, तो वहाँ पे भी उस बच्ची बड़ा उसका मूड हैप्पी मूड था। ऐसी है वो सिंध पुलिस वाले, उनका प्रोसीजर भी होता है। उन्होंने चूंकि वो पंजाब के अंदर दूसरे सूबे के अंदर एक कार्रवाई करने आए हुए हैं, तो उनका प्रोसीजर होता है कि उन्होंने शेयर करना होता है। उन्होंने ये भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की शक्ल में बन जाता है। तस्वीरें जो होती हैं इसको बाकायदा उन्होंने रिकॉर्ड में लगाना होता है। तो वो रिकॉर्ड के लिए तस्वीरें बना रहे होते हैं कि हम यहाँ रुके हैं, अगर रुकना है, क्योंकि उनके साथ बच्ची है और वो मगवी है, उसको वो कोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर, सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो उन्होंने हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना था कि हम यहाँ रुके, उनको करना पड़ता है। इसलिए वो जहाँ रुकते थे वो उसकी बाकायदा तस्वीरें बनाते थे। तो वो सिंध पुलिस वैसे भी ये समझ रही थी कि जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते, हमें लगता है कहीं वो वकील की, जो पंजाब वाला वकील है ना, उसकी गाड़ी कहीं पीछे आके अचानक रुक ना जाए। अच्छा। वो जितना हमने लाहौर के अंदर उनको परसू किया, वो उनको उस वक्त तक ये लग रहा था। ठीक है, आखिर में ये बता दें कि अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि बच्ची दोबारा वापस लाहौर आ जाएगी, सिर्फ इसका जवाब देने कि ऐसा मुमकिन है? ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि 22 तारीख को ज़हीर और दुआ इकट्ठे बैठे होंगे। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि दुआ हुक्म का यक्का है और पता नहीं क्या क्या है, और निहायत बद तहजीब किस्म का एक टोला है जो बैठता है इकट्ठे। ये वही सारे लोग हैं, इनको फिर कहने दें, लेकिन सिर्फ इनके लिए एक ही फिक्र है कि अब एक ही डायलॉग आएगा, मैं पंजाब नहीं जाऊँगी, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। वाह ज़बरदस्त। और बच्ची इस वक्त खैरियत से पहुँच चुकी है? बिल्कुल, आज दिन के तकरीबन 12 से 12:30 के दरमियान जो आखिरी टोल प्लाज़ा था जहाँ से डिलीवर किया जाना था, जब वो जिस जगह पे बच्ची को पहुँचाना था, वहाँ पर आकर जो सईद अहमद रिंद DSP है, जो इस वक्त तफ्तीशी है, करंट तफ्तीशी SIU CIA का, उन्होंने बच्ची की कस्टडी ले ली थी। सर बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी सारी बातें बताई हैं, और यकीनन कुछ लोगों के सवालात भी थे, कुछ लोग ये जानना भी चाह रहे थे कि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे या जो शेल्टर होम लाहौर में गए थे, बच्ची की सिचुएशन को बताएं। तो हमने सोचा कि आप तक ये बात पहुँचाई जाए, आपको बताया जाए, सच दिखाया जाए आपको। और आप फुटेज भी देख रहे हैं, हमने शेयर की कि ये वहाँ पर मौजूद थे शेर साहब, और इन्होंने बड़े ही एक अच्छी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बच्ची को बाहिफाजत लाहौर से कराची मुंतकिल करवाया। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका।